नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। बहुत संक्षेप में बात करेंगे। तो हम इसको इंडियन इकोनॉमी को कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नेचर के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर। तो इसको हम तीन प्रकार से कह सकते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। वो हो सकता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एक हो सकता है जॉइंट सेक्टर। तो आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानें, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। इसमें तीन देखे थे हमने: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो अब उसको ज़रा सा देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर। इसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। तो जनरली ये सेक्टर जो है, ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका बेस के रूप में काम करता है। तो प्राइमरी से नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि ये जितने और प्रोडक्ट्स हैं उसके बेस के रूप में, जो सबसे पहला जो जो हमें नेचर से मिलता है, इसीलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा। तो प्राइमरी सेक्टर में पहले तो एग्रीकल्चर ही आ गया, जिसमें क्रॉप्स हो सकती हैं, इवन जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, वो हो सकता है। फिर आपका फिशिंग है, मछली पालन। अब मछली जो है वो बनाई तो जाती नहीं है कि कहेंगे ये मछली बनाते हैं, मछली पालन करते हैं ना। तो वो भी बेसिक चीज़ है, इसलिए वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिशिंग हो गया। फिर आपकी फॉरेस्ट्री है, जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे ऑयल है, माइनिंग है, जैसे कोल की माइनिंग है, आयरन की माइनिंग है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेक्टर के। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमने प्राइमरी सेक्टर में देखे नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसकी फॉर्म्स को हम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से बदलते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर थे, जैसे उदाहरण के लिए गेहूँ है, तो गेहूँ से आटा बनाया और आटे से बिस्किट बनाया, तो फॉर्म को बदला ना। तो जो बिस्किट आया वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। टमाटर है, टमाटर आपका प्राइमरी सेक्टर में है। और टमाटर से हमने जब टोमेटो केचप बनाया, तो टमाटर का हमने उसकी फॉर्म को बदल दिया मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से। तो जो केचप है, टोमेटो केचप, तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर में। तो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, अब फैक्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनका फॉर्म बदल रही है मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से। तो जितनी फैक्ट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। इसको जनरली हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है, ये दोनों जो हमने पहले देखे, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए टर्शियरी सेक्टर ज़रूरी है। दिस इज इसेंशियल इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए भी, सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी। फॉर एग्जांपल, जब हमने गेहूं और हमने टमाटर की बात की थी ना, दोनों की बात देख लेते हैं। गेहूं से आटा बना। अब गेहूं को आटा बनाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन आपने करना पड़ा। फिर फैक्ट्री में ले गए, एक मिल में जाके गेहूं को पीसा गया, फिर आटा बना, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। जो बिस्किट की फैक्ट्री थी या बेकरी थी, वहाँ ले गए, तो वहाँ जाके फिर बिस्किट बना।
अब ये जो देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पहले गेहूं को आटा के लिए ले गए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन या सर्विस सेक्टर, ये टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है। इसको जनरली हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब आपकी कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, देखिए इसमें ना तो कुछ नेचुरल चीज़ है, ना इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बैंकिंग सर्विस जो है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपके मार्केटिंग जॉब्स हैं, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। और ये तीनों सेक्टर जो हैं ये इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है। अगर इसमें से कोई भी एक सेक्टर नहीं होगा तो बाकी दोनों सेक्टर्स पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आज के ज़माने में सर्विस सेक्टर जो है बहुत बढ़ गया है, और बिना सर्विस सेक्टर के यानी टर्शरी सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो नहीं कर सकता और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो नहीं कर सकता। तो अब दूसरी तरीके से एक प्रकार तो हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं कि सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। इसको हमने अभी देखा था, दो प्रकार का हो सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं ये फिक्स होती हैं, और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको जो है वर्क जो है वो एश्योर्ड है, सर्विस कंडीशन फिक्स है। और ये जनरली जो है जो सरकार के बहुत से एक्ट्स हैं, सरकारी नियम हैं, उनसे गवर्न होता है। उदाहरण के लिए फैक्ट्रीज एक्ट है, बोनस एक्ट है, पीएफ एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये सब चीज़ें हैं। और जो भी सरकारी नियम है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। पेड लीव्स होती हैं और बहुत सी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सैलरी है वो रेगुलर मंथली बेसिस पर सैलरी मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब होता है। अगर ओवर टाइम कराया जाता है तो वर्कर्स को ओवर टाइम का अलग से पैसा दिया जाता है। और जो सैलरी होती है वो जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, वो सैलरी उनको दी जाती है। और पीएफ में कंट्रीब्यूशन भी सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा सेक्टर हमने देखा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम बात उसी पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के आधार जो चर्चा कर रहे थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इसमें वो सेक्टर आता है जो इसमें स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकती हैं, जो विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और जनरली ये किसी एक्ट से गवर्न नहीं होते, और जो सरकारी नियम है यहाँ फॉलो नहीं किए जाते। और वेजेस जो है यहाँ मंथली सैलरी वैलरी नहीं मिलती, यहाँ डेली वेजेस होते हैं। जैसे आप किसी को किसी काम के लिए बुला लाए, कारपेंटर को ले आए, ये काम करना है, जो काम किया उसके आपने पैसे दे दिए। तो किसी दिन उसको काम मिल गया बहुत ज़्यादा कि पूरी बिल्डिंग बनानी है, और उसके बाद वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद हो सकता है कई दिन तक फिर उसे काम ही ना मिले। तो वेजेस जो है वो डेली बेसिस पे मिलते हैं, जितने दिन काम किया उतने दिन की वेजेस मिले, और जितने दिन काम नहीं किया उतने दिन वेजेस नहीं मिले। और जॉब सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं होती, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, यहाँ जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। अब दुकान है और दिवाली आ गई, अब दिवाली में कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं और दुकान ज़्यादा देर तक खुल रही है, तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो जब तक दुकान खुलेगी तब तक काम करना है। तो वर्किंग आवर्स तो बिल्कुल फिक्स नहीं है, और ओवर टाइम का उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, जो दुकान के मालिक हैं वो खुश हो गए तो हो सकता है कुछ दे दें, लेकिन कोई इसमें फिक्स नहीं है कि उनको ओवर टाइम कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नहीं इसमें फिक्स होता। और वेतन के बारे में अगर बात करें तो सामान्यतः जो सरकार द्वारा निर्धारित वेतन होता है समान कार्य के लिए, तो जो सेम जॉब कर रहे हैं सरकार में, उनसे उनकी तुलना में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं सामान्यतः उनको वेतन कम मिलता है, और पीएफ में कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने अभी प्रारंभ में देखा था कि जो सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो उसमें हमने 3 देखे थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो जनरली दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट।
तो सामान्यतः उनकी मालिक जो है वो सरकार होती है, केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। और इनका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इनका उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है। उदाहरण के लिए LIC है, इंडियन रेलवेज़ है, और भी आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं, राज्यों के भी हो सकते हैं। तो वो होते हैं पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें ओनरशिप जो है इंडिविजुअल की होती है, मालिक जो है इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। कि जैसे मेरी दुकान, हमारी फैक्ट्री, तो खुद कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसलिए मैं और हम, मैंने कहा हम का मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। तो इनका उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे रिलायंस है या और भी जो प्राइवेट कई कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे वो हो सकते हैं। तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो ओनरशिप है वो जॉइंट होती है, कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल ये मिल के हो सकते हैं कि इतना % हिस्सा सरकार का है, इतना % हिस्सा जो है वो इंडिविजुअल्स का है। तो इन यहाँ पे हिस्सेदारी जॉइंट है, यानी कि ओनरशिप जो है कुछ हिस्सा सरकारी मालिकाना हक है और कुछ जो है इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। तो उस सेक्टर को हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर। तो आज हमने 3 प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स का वर्गीकरण देखा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसमें हमने 3 देखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, उसमें हमने 2 देखे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा वर्गीकरण हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसमें हमने 3 देखे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो आज यहीं रुकेंगे। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहला अनुरोध तो आपसे ये है कि मेरे चैनल को कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा अनुरोध यह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।